हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। आज है 3 अगस्त और हम देखने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्या क्या न्यूज़ कवर थी। तो सबसे पहले तो ये न्यूज़ कवर है जहां अभी सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रही है एक और नेशनल पार्क क्रिएट करने की। अब ये किसके लिए क्रिएट करना चाह रही है, तो एशियाटिक लायंस के लिए। ठीक है, तो हम लायंस के बारे में देख लेते हैं। अब एशियाटिक लायंस को पर्शियन लायंस भी कही जाती है। ये सब स्पीसीज हैं लायंस की जो नेटिव है इंडिया में। ठीक है, याद रखनी है, नेटिव टू इंडिया है एशियाटिक लायंस और सब स्पीसीज है लायन की। इन अब लायंस की स्टेटस हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो आईयूसीएन स्टेटस इनकी है इंडेंजर्ड और शेड्यूल 1 में है ये। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है। याद रखनी इंपॉर्टेंट है ये। अभी फिलहाल तो एशियाटिक लायंस की एक ही रिस्ट्रिक्टेड रेंज है, वो है गिर नेशनल पार्क। अब आपको याद रखनी है कि गिर नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये गुजरात में है। थोड़ी कंपैरिजन देख लेते हैं। एशियाटिक लायंस की जो साइज रहती है वो छोटे रहते हैं, राइट। अफ्रीकन लायन से साइज रिलेटिवली स्मॉलर है उनकी। और अफ्रीकन लायंस की जो नेक वाली एरिया में जो हेयर होती है जिसे मेन कही जाती है, राइट, वो बड़ी होती है। एशियाटिक लायंस की वो स्मॉलर साइज में रहती है। ये जो हेयर देख रहे हैं ये एशियाटिक लायंस की है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे अफ्रीकन लायंस की तो उनकी ये मेन जो है वो काफ़ी ब्रॉड रहेगी, ठीक है। अब एशियाटिक लायंस की हेड ब्रॉड रहती है पर बॉडी हेड के मुकाबले छोटी रहती है, ठीक है, अगर हम बात करेंगे अफ्रीकन लायंस से तो। अब अफ्रीकन लायंस और एशियाटिक लायंस में एक और क्या डिफरेंस है कि एशियाटिक लायंस की जो क्लॉज रहते हैं यानी पंजे जो रहते हैं वो छोटे रहते हैं अफ्रीकन लायंस के मुकाबले। और एशियाटिक लायंस लेस वोकल है अफ्रीकन लायंस के मुकाबले, यानी जो दहाड़ना होता है अफ्रीकन लायंस जनरली ज़्यादा दहाड़ते हैं पर एशियाटिक लायंस उतना रोरिंग जो उनकी वोकल है या जो दहाड़ना होता है वो कम वो दहाड़ते हैं। ये एक डिफरेंस है। अगर यूपीएससी डिफरेंस पे पूछती है एशियाटिक और अफ्रीकन के बारे में तो आप सॉल्व कर पाएंगे, राइट, क्योंकि मेनली इतने ही डिफरेंसेस हैं। दूसरी न्यूज़ ये गवर्नर के बारे में है, ठीक है, कि गवर्नर शुड बी अ ब्रिज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो अब हम गवर्नर के बारे में देख लेते हैं। वैसे न्यूज़ में है आजकल क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट ने 9 स्टेट की गवर्नर को अभी ही अपॉइंट किया है रिसेंटली, राइट, इसीलिए। तो गवर्नर क्या है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हेड स्टेट है, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है। लाइक प्रेसिडेंट, तो गवर्नर प्रेसिडेंट दोनों चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं पर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, याद रखनी है। नॉमिनल नहीं है, रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है प्राइम मिनिस्टर और स्टेट गवर्नमेंट में है चीफ मिनिस्टर। ये है रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। गवर्नर और प्रेसिडेंट ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड हैं जिन्हें टिटुलर या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी कही जाती है। अब द गवर्नर ऑल्सो एक्ट एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, देयरफॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर हैज़ अ ड्यूल रोल। याद रखनी है, यूपीएससी पूछ सकती है कि कौन सी पर्टिकुलर ऑफिस जो है वो ड्यूल रोल पे वर्क करती है। तो आपको पता होनी चाहिए कि गवर्नर की ऑफिस ड्यूल रोल पे वर्क करती है। देयर इज़ अ गवर्नर देयर इज़ अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। आपको पता होगा कि हर स्टेट में गवर्नर होते हैं, राइट। बट सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल, आपको याद रखनी है, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐसी कर दी गई प्रोविजन की सेम गवर्नर है वो दो स्टेट या उससे ज़्यादा स्टेट के भी गवर्नर हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखनी है सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। गवर्नर इज नीदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल नॉर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय स्पेशल कंस्टिट्यूटेड इलेक्टोरल कॉलेज। तो आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट के टर्म्स में कि इलेक्टोरल कॉलेज से प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, राइट, पर गवर्नर के लिए ऐसी कोई भी इलेक्टोरल कॉलेज नहीं है, ठीक है। और वो डायरेक्टली पीपल ऑफ इंडिया के थ्रू इलेक्ट भी नहीं होते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये इलेक्ट नहीं होते। अब ये कैसे, अब इन्हें सेलेक्ट किया जाता है तो प्रेसिडेंट इसे अपॉइंट करते हैं गवर्नर को। कैसे, तो वारंट अंडर हैंड एंड सील, तो वारंट के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाता है। अब ओथ ऑफ ऑफिस जो रहेगी गवर्नर की वो एडमिनिस्टर कौन करते हैं उसे, तो चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहेंगे वही ओथ को एडमिनिस्टर करेंगे गवर्नर की। गवर्नर होल्ड्स ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर। याद रखनी है, 5 ईयर के लिए ये होल्ड करते हैं ऑफिस को, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी ग्राउंड अपॉन विच अ गवर्नर में बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कोई ग्राउंड भी मेंशन नहीं है जिसके बेसिस पे गवर्नर को रिमूव किया जाए प्रेसिडेंट के द्वारा।
तो यहाँ से तो आप समझ सकते हैं कि रिमूव प्रेसिडेंट ही करते हैं, गवर्नर को अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक है। पर ऑथ जो है ऑफ ऑफिस, शपथ जो लेते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट के सामने लेते हैं, ये आपको याद रखनी है। प्रेसिडेंट में भी ट्रांसफर प्रेसिडेंट में ट्रांसफर अ गवर्नर अपॉइंटेड टू वन स्टेट टू अनदर स्टेट फॉर द रेस्ट ऑफ टर्म, यानी प्रेसिडेंट के पास पावर भी है कि वो गवर्नर को ट्रांसफर कर सकती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। अब गवर्नर अगर खुद चाहे रिजाइन करने के लिए तो क्या प्रोविजन है, तो उन्हें रिजिग्नेशन लेटर देनी होगी प्रेसिडेंट को। तो ये आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मेंशन है गवर्नर के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी न्यूज़ में है, तो अगर पॉलिटी के हिसाब से अगर क्वेश्चन आती है गवर्नर पे तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट एक कवर है, ये एक्सियोम 4 मिशन के बारे में है, ठीक है। याद रखनी है, यूपीएससी पूछ सकती है कि रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है किस चीज़ से रिलेटेड है, तो मिशन है ये इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी स्टेशन के लिए, ठीक है। तो मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय इसरो एंड नासा, इसरो और नासा के द्वारा ये लाई गई है। आपको पता होगी कि इंडिया कंडक्ट करने वाली है गगनयान मिशन, जिसमें 3 जो क्रू मेंबर्स रहेंगे उन्हें 400 किलोमीटर ऊपर अर्थ सरफेस से सेंड किया जाएगा और उन्हें वापस अर्थ के सरफेस पे लाया जाएगा। तो यही मिशन को पूरा करने के लिए नासा के साथ इसरो अभी कोलैबोरेट कर रही है और ये एक्सियोम मिशन 4 कंडक्ट की है, जहां स्पेस 2 जो पर्टिकुलर क्रू मेंबर हैं उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सेंड किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दूसरी एक रामसेस एक मिशन है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था, उसे भी आप याद रखेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। अब ये एक न्यूज़ थी द हिंदू में अवेलेबल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिगार्डिंग, तो अब हम इसे देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी सोच रही है कुछ रेट्स में चेंज करने के लिए, हालांकि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने कोई सी भी चेंजेस अभी इंटरेस्ट रेट में नहीं किया है, उसी पे ये न्यूज़ थी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। तो शॉर्ट फॉर्म है MPC। ये कमेटी है जो कंस्टिट्यूट की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इसे लीड कौन करता है, तो गवर्नर ऑफ RBI। तो RBI इसके चेयरमैन होते हैं, ठीक है, यही लीड करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। अब ये क्यों लाई गई थी, तो बेंचमार्क पॉलिसी जो इंटरेस्ट रेट रहती है, जिसे रेपो रेट भी कही जाती है, इसको ये फिक्स करती है, और जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उसकी टारगेट ये डिफाइन करती है, ताकि जो महंगाई है वो एक पर्टिकुलर टारगेट लेवल से ज़्यादा बढ़ ना जाए। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है कैसे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा, याद रखनी है आपको ये। अब कोरम ऑफ द मीटिंग ऑफ MPC इज 4 मेंबर्स, ठीक है, 4 मेंबर्स रहेंगे तभी मीटिंग कंडक्ट होगी, ये कोरम आपको याद रखनी है। ईच मेंबर ऑफ द MPC हैज़ 1 वोट एंड इन द इवेंट ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ वोट द गवर्नर हैज़ अ सेकेंड और कास्टिंग वोट। याद रखनी है, हर मेंबर के पास एक वोटिंग पावर है, ठीक है, एक वोट रहती है हर मेंबर्स के पास। और अगर इक्वालिटी अगर हो जाती है, अगर कोई सी भी डिसीजन पे वोट्स, तो कास्टिंग वोट्स यानी कि एक्स्ट्रा जो सेकंड वोट रहती है वो गवर्नर यानी RBI के जो गवर्नर रहते हैं उनके पास होती है। याद रखनी है कि 6 मेंबर कमेटी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर है, 6 ही मेंबर हैं, याद रखना है, इंक्लूडिंग गवर्नर ऑफ RBI, ठीक है। तो RBI की जो गवर्नर रहते हैं ये हेड करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, याद रखनी है। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे, ठीक है। उसमें यूपीएससी ने पूछा हुआ था कि ये 10 मेंबर कमेटी है, ऐसा कुछ करके पूछा हुआ था, राइट। पर आपको याद रखनी है कि 6 मेंबर कमेटी है। MSP के बारे में न्यूज़ है, तो हम देख लेते हैं। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, शॉर्ट फॉर्म है MSP। इट इज़ द मिनिमम प्राइस फॉर सेलेक्टेड क्रॉप रेज्ड इन खरीफ एंड राबी सीजन। तो 2 ही सीज़न है, खरीफ और राबी सीज़न में जो क्रॉप्स होते हैं बस उन्हें कंसिडर किया जाता है, ठीक है, आपको याद रखनी है। अब इसकी एम क्या है, तो फार्मर्स की मिनिमम प्रॉफिट को सेफ गार्ड करना और जो फूड सिक्योरिटी है, इंडिया की फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो 2 बार सेट करते हैं प्राइजेस,
जो कमोडिटी है उनकी 2 बार एमएसपी प्राइस को सेट करते हैं, आपको याद रखनी है, 2 टाइम्स होती है खरीफ और राबी सीजन के लिए। एमएसपी इज फिक्स्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। तो एमएसपी फिक्स किसकी रिकमेंडेशन पे होती है? तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, जो एपेक्स एक एडवाइजरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। याद रखनी है कि एडवाइजरी बॉडी है। अगर समझ लेते हैं हम कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस ये अगर रिकमेंड करती है कोई सी भी प्राइस एमएसपी की, तो ये एडवाइजरी नेचर में है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसे पूरी उसकी सजेशन या रिकमेंडेशन है उनकी जो दी गई है उसे मान ही ले, ठीक है। तो ये याद रखनी है, एडवाइजरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। अब इम्प्लीमेंट कौन करता है एमएसपी को? तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। तो ये 2 बॉडी हैं जो एमएसपी को इम्प्लीमेंट करती है स्टेट लेवल पे, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ये दोनों है बॉडी हैं, आपको याद रखनी है। तो 23 कमोडिटी हैं जो एमएसपी में कवर्ड की गई है, इंक्लूडिंग एफआरपी ऑफ फॉर शुगर केन, याद रखनी है। अब कौन कौन सी पर्टिकुलर इसमें क्रॉप्स है तो हम देख लेते हैं। अब सीरियल्स में क्या क्या है याद रखनी है आपको, पेडी, वीट, मेज, सोगम सोरगम, पेरल, मिलेट, बैरले और रागी, ठीक है। यूपीएससी आपसे पूछ सकती है इसमें से कि एमएसपी के अंदर कौन कौन सी सीरियल कवर्ड है, ठीक है, तो आपको याद रखनी है। पल्सेस में क्या क्या है? तो चिकपी, ग्राम, तूर, मूंग, उड़द और लिंटल। ऑयल सीड में क्या क्या है? तो पीनट, रेपसीड, सोयाबीन, सेसमे सीड या सेसमे आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और सनफ्लावर, सैफलावर, नाइजर सीड्स, याद रखनी है। कमर्शियल क्रॉप में क्या है? कोपरा, शुगर केन, कॉटन, रॉ जूट। कमर्शियल क्रॉप्स जो ये हैं चारों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप ज़रूर एक बार गूगल करें इन्हें, और इनकी कौन कौन सी कंडीशन में ये ग्रो होती है, कितने टेम्परेचर चाहिए, कौन सी एरिया में होती है, ठीक है, कौन लार्जेस्ट स्टेट है, ये सारी आपको सर्च करनी है। क्योंकि यूपीएससी ने एक बार कॉटन के बारे में पूछ लिया था, क्या क्या कंडीशन होती है, कहाँ मिलती है, इंडिया इंपोर्टर है या एक्सपोर्टर है, कौन सी स्टेट में ज़्यादा होती है। और शुगर केन के बारे में भी इंडिया ने पूछा हुआ था, तो कोपरा और रोजूट के बारे में नहीं पूछा, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप देख लें। अब कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है जो चेयर किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, यही फाइनल डिसीजन लेते हैं, यही अप्रूव करते हैं एमएसपी को। तो याद रखनी है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ये अप्रूव करती है एमएसपी को। ये एक न्यूज़ है कि आपको पता है होगी कि इसराइल और ईरान के बीच काफ़ी टेंशन अभी चल रही हैं, राइट। तो इसी पे इंडिया की कंसर्न है कि जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, राइट, जो ईरान के थ्रू पास होती है और जिसके लिए इंडिया ने चाबहार पोर्ट को भी डेवलप करने की इनिशिएटिव ली हुई थी, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही है, ये प्रोजेक्ट, ये कॉरिडोर है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो हम देख लेते हैं इसके बारे में। द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, शॉर्ट फॉर्म है INSTC। अब 7,200 किलोमीटर यानी 4,500 माइल्स, ये बड़ी मल्टी मोड नेटवर्क है, ठीक है। मल्टी मोड है, आपको याद रखनी, जिसमें शिप, रेल, रोड सारी रूट्स हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है कि जो ट्रेड की जो कनेक्टिविटी है वो मेजर सिटीज़ में इजीली कंडक्ट हो पाए, और जो इकोनॉमिकल कॉस्ट है पर्टिकुलर कंट्री की जो अभी ट्रेडिशनल रूट से जो ट्रेड होती है तो थोड़ी सेव हो पाए, ठीक है, इकोनॉमी पे थोड़ी बर्डन ना हो, इसलिए कॉरिडोर को लाई गई थी। अब मेंबर्स कौन कौन है ये इसके इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के? तो इंडिया है, ईरान, रशिया, टर्की, अजरबैजान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, यूक्रेन और सीरिया, ठीक है। तो ये सारे मेंबर्स हैं। अगर आप याद रख पाए मेजर मेजर तो आप ज़रूर करें, जैसे इंडिया, ईरान, रशिया हो गई, टर्की, ठीक है, और यूक्रेन, सीरिया। वैसे भी सीरिया, यूक्रेन या ईरान, रशिया, आर्मेनिया, ये सब तो, ये सब जो कंट्रीज हैं ये बहुत न्यूज़ में रहती है, राइट, तो फेमस है, तो आप याद रख सकते हैं। अब इंडिया एंड ईरान हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग अग्रीमेंट साइंड इन 2002 टू डेवलप चाबहार पोर्ट into full deep sea port for better connectivity of
STC। ठीक है, तो इंडिया और ईरान ने अग्रीमेंट भी की हुई थी। तो हम मैप में समझ लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लू वाली जो लाइन है ये ट्रेडिशनल रूट है। तो आप देख सकते हैं रशिया से अगर कोई सी भी प्रोडक्ट अगर इंडिया को मंगानी होती थी तो कैसे ये नॉर्थ सी से होते, मेडिटेरियन सी से होते, रेड सी से होते, और ये इंडिया में पहुंचती थी, राइट। तो इतनी जो इकोनॉमिकली कॉस्ट होती पड़ती थी, राइट, कंट्री पे। और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी ये रूट है। इसीलिए इंडिया ने सोचा कि या बाकी कंट्रीज ने सोचा कि एक नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर लाई जाए ताकि इकोनॉमी पे इम्पैक्ट ना पड़े और समय भी कम लगे। तो यहाँ से देख सकते हैं ये ऐसी रूट है जिसमें कैप्सिकन सॉरी कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ से ये बीच में होते इंडिया तक पहुँचती है। ठीक है, ये एक न्यूज़ थी पर्टिकुलर ब्लैक सी में थी। ठीक है, ये वैसे इमेज थी, ये कोई न्यूज़ नहीं है। तो हम ब्लैक सी के बारे में देख लेते हैं। यह है ब्लैक सी। कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है तो हम देख लेते हैं। रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया और यूक्रेन। ठीक है, तो ये कंट्रीज है जिनसे बाउंड्री शेयर होती है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बॉडी इसे आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये बॉडी की क्या नाम है, ये कौन सी सी है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर सर्च करके बताएं। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट है ये। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही है न्यूज़ कवर्ड। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें।